प्रस्तुत वीडियो में हम अनुवाद और खासकर काव्यानुवाद की चर्चा करते हैं। ट्रांसलेशन इसकी उत्पत्ति जो है लैटिन शब्द ट्रांस तथा लेशन के योग से हुई है। ट्रांस का अर्थ है पार और लेशन का अर्थ है ले जाने की क्रिया। तो अर्थात यहाँ पर ट्रांसलेशन का जो अशाब्दिक या उत्पत्ति मूलक अर्थ है किसी सामग्री को एक भाषा से दूसरी भाषा तक ले जाना। तो यहाँ पर मोटे तौर पर यह बात समझनी ज़रूरी है कि अनुवाद में दो भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो स्रोत भाषाओं की सामग्री को मूल भाषा में ले जाने की क्रिया को अनुवाद कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अनुवाद की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उनमें से भोलानाथ तिवारी हैं। वो कहते हैं एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का प्रयास ही अनुवाद है। तो इन्होंने प्रयास को महत्वपूर्ण माना है। डॉक्टर आलोक कुमार रस्तोगी कहते हैं वस्तुतः किसी एक भाषा में कहे गए कथन को दूसरी भाषा में रूपांतरित करने को अनुवाद की संज्ञा दी जाती है। तो विश्वनाथ अय्यर जी कहते हैं अनुवाद की प्रविधि एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करने तक सीमित नहीं है। एक भाषा के एक रूप के कथ्य को दूसरे रूप में प्रस्तुत करना ही अनुवाद है। तो ऐसे बहुत सारे विद्वानों ने तरह तरह की परिभाषाएं अनुवाद को लेकर दी हैं। इनमें से कैटफोर्ड जो हैं पाश्चात्य विद्वान, वो कहते हैं एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा के पाठ्य सामग्री में समतुल्य प्रतिस्थापना अनुवाद है। तो ये एच स्मिथ कहते हैं अनुवाद का तात्पर्य है यथासंभव अर्थ को बनाए रखते हुए अन्य भाषा में अंतरण करना। तो कुल मिलाकर अगर जब हम इन सभी परिभाषाओं का आकलन करेंगे और निष्कर्ष के तौर पर अगर हम अनुवाद क्या है समझना चाहते हैं तो किसी ने इसे रूपांतरण कहा है, किसी ने इसे एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा तक ले जाने की क्रिया कहा है, किसी ने इसे एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा तक ले जाने का प्रयास कहा है। तो स्मिथ कहते हैं कि स्रोत भाषा के यथासंभव अर्थ को बनाए रखते हुए उसे लक्ष्य भाषा में ले जाना या उसका अंतरण करना अनुवाद है। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर अगर हम बात करें स्रोत भाषा की सामग्री को लक्ष्य भाषा में यथासंभव अभिव्यक्ति करना अनुवाद है। तो यहाँ पर हम अनुवाद के स्वरूप को, अनुवाद क्या है इसकी बातों को समझ लिए। तो आज हम हमारे मूल विषय की तरफ आ जाते हैं, जो आज हमारा विषय है साहित्यिक अनुवाद। तो अनुवाद के प्रकार हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न रूप में अनुवाद को दर्शाया गया है। कुछ विद्वान जो हैं जैसे कि कैटफोर्ड हैं, वे अपनी किताब में कहते हैं कि अनुवाद के उन्होंने जो प्रकार बताए हैं वो 3 प्रकार बताए। पाठ विस्तार, इसके आधार पर अनुवाद के 2 प्रकार माने जाते हैं, पूर्ण अनुवाद, आंशिक अनुवाद। भाषा स्तर पर अनुवाद, इसके आधार पर अनुवाद के 2 प्रकार माने जाते हैं, समस्त अनुवाद और सीमित अनुवाद। श्रेणी अनुवाद, इसके आधार पर अनुवाद के 3 प्रकार माने जाते हैं, मुक्त अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद और मध्यम वर्गीय अनुवाद। तो इस आधार पर अगर हम बात करें सभी विद्वानों की परिभाषाओं की तरफ, सभी विद्वानों के प्रकारों की तरफ न जाते हुए मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो विषय क्षेत्र के आधार पर अनुवाद के जो प्रकार हैं वो 2 प्रकार बनते हैं। पहला प्रकार है साहित्यिक अनुवाद और दूसरा प्रकार है साहित्येतर अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत आता है, साहित्यिक अनुवाद में मुख्यतः गद्य और पद्य। हमने साहित्य शास्त्र पढ़ा है, साहित्य के प्रकारों के बारे में जानते हैं। साहित्य के जो प्रकार साहित्य शास्त्र में पढ़े हैं उन्हीं सारे प्रकारों को साहित्यिक प्रकार के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके अंदर गद्य है और पद्य है। पद्य के अंतर्गत पद्य की समस्त जो प्रकार हैं वो सारे आ जाते हैं। और गद्य के अंतर्गत अगर जब हम बात करेंगे तो उसके अंतर्गत नाट्यानुवाद है, कथा साहित्य का अनुवाद है, निबंध अनुवाद है, आत्मकथा अनुवाद है, संस्मरणात्मक अनुवाद है, रेखाचित्र अनुवाद है, समीक्षा अनुवाद है, पात्रानुवाद है, डायरी अनुवाद है, यात्रा साहित्य अनुवाद है, हास्य व्यंग्य साहित्य अनुवाद है, जीवनी साहित्य अनुवाद है,
विधांतरानुवाद है। यानी जितने भी गद्य के अंतर्गत जितने भी प्रकार आते हैं, फिर चाहे वो कथा और कथेतर दोनों मिलाकर जितने भी प्रकार आते हैं, वो सारे के सारे साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत, गद्यानुवाद के अंतर्गत आते हैं। तो ये हो गई साहित्यिक अनुवाद की बात। साहित्येतर अनुवाद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसका जो दूसरा प्रकार है, विशेष क्षेत्र के आधार पर जो अनुवाद कहा गया है, उसके अंतर्गत आता है वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद, विधि अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, संचार माध्यम अनुवाद, वाणिज्य अनुवाद, मानविकी अनुवाद, समाजशास्त्रीय अनुवाद आदि बहुत सारे प्रकार साहित्येतर अनुवाद के अंतर्गत हैं। तो साहित्यिक अनुवाद, ये जो शुरू वाली बात की गई थी जिसमें पद्य, साहित्यिक अनुवाद में गद्यानुवाद और पद्यानुवाद किया गया था, वो साहित्य के शैली के आधार पर किया गया है। लेकिन साहित्यिक विधाओं के आधार पर, जैसे कि मैंने कहा, पद्यानुवाद में पद्यात्मक सारी रचनाएं, मुक्त छंदानुवाद आता है, और गद्यानुवाद के अंतर्गत जो जितनी भी मैंने अभी बातें कही हैं कथा और कथेतर साहित्य को लेकर, उन सारों का अनुवाद गद्यानुवाद के अंतर्गत आता है। तो मूल रूप में अगर हम अनुवाद के प्रकारों की बात करेंगे, जैसे कि विशेष क्षेत्र के अनुसार अनुवाद के प्रकारों की बात करेंगे, तो इसे मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है साहित्यिक अनुवाद और दूसरा है साहित्येतर अनुवाद। तो हम हमारे मूल विषय की तरफ आते हैं, साहित्यिक अनुवाद। साहित्य के अंतर्गत अनेक विधाएं मिलती हैं जिनके अनुवाद अलग अलग प्रकार के होते हैं। साहित्य विधा के अनुसार साहित्यिक अनुवाद के मुख्यतः प्रकार हैं पद्यानुवाद और गद्यानुवाद। और पद्यानुवाद में सबसे पहले आता है काव्यानुवाद। वस्तुतः काव्य शब्द व्यापक अर्थ में है। काव्यानुवाद में अगर जब हम साहित्य शास्त्र पढ़े हैं तो पहले समस्त रचनाओं को काव्य के अंतर्गत लिया जाता था, लेकिन यहाँ पर अगर जब हम बात करेंगे तो ये जो काव्य की बात हम कविता के रूप में कर रहे हैं, जो कि काव्यानुवाद है। और मोटे तौर पर कहा जाता है कि काव्यानुवाद करना इस दौर में सबसे कठिन काम माना गया है, कि काव्य शब्द मूलतः छंदोबद्ध रचना के लिए प्रचलित है, लेकिन लय, तुकांतता और गति आदि के कारण छंदोविहीन रचना में भी गेयता आ सकती है। अतः यह शब्द उनके लिए भी प्रयुक्त होता रहा है। संस्कृत में, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अगर जब हम काव्यशास्त्र को हम जानते हैं तो संस्कृत के अंतर्गत जितनी भी सारी रचनाएं जो लिखी जाती थी उनको सबको काव्य कहा जाता था, और उसका नाम भी साहित्य शास्त्र न होकर काव्यशास्त्र के रूप में पहले उसे जाना जाता था। लेकिन आधुनिक काल में आते आते काव्य के अंतर्गत सिर्फ पद्यात्मक रचनाओं को रखा गया और गद्य के अंतर्गत बाकी सारी रचनाओं को रखा गया है। तो हम अभी बात जो करने वाले हैं साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत काव्यानुवाद की हम बात करते हैं। काव्यानुवाद में मुख्यतः महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक, कविता, अन्य सारी पद्यात्मक रचनाओं का अनुवाद आता है। अनुवाद के लिए यही विधा अत्यंत कष्ट साध्य है और कभी कभी तो यह अनुवाद सीमा से परे की बात हो जाती है। और जिन्होंने अनुवाद मोटे तौर पर करने की कोशिश की है, आप में से जितने लोगों ने, अगर हम एक कविता का अनुवाद करने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हम मराठी भाषी हम लोग हैं, और मराठी की कोई कविता का जब हम हिंदी में अनुवाद करने के लिए बैठ जाते हैं तो अगर हम गद्य रचना की तुलना में जब हम कविता का अनुवाद करने बैठ जाते हैं तो वो हमें कष्ट प्राय लगता है, तकलीफ देह लगता है। कभी कभी वो हमारे सीमा से परे की बात हमें लग जाती है। उसके कारण क्या है वो हम उसकी समस्या के अंतर्गत उन बातों की चर्चा करेंगे। यह कार्य संवेदनशील और कवि हृदय का अनुवादक ही कर पाता है। तो काव्यानुवाद करने के लिए अनुवादक को संवेदनशील भी होना चाहिए और सहृदय भी होना चाहिए, क्योंकि वो कविता की मांग है। क्योंकि कविता भाव प्रदान होती है, उसमें छंद, लय, ताल सब कुछ होता है। तो उन चीज़ों को समझने वाला संवेदनशील कवि हृदय का अनुवादक ही ये कर पाएगा। मूल रचनाकार की शब्द भूमि से होकर उसे उसकी भाव भूमि तक पहुंचना पड़ता है, तभी यह सफल अनुवाद कर पाता है। प्रसिद्ध हिंदी कवि और अनुवादक हरिवंश राय बच्चन के विचार हैं कि अपने अनुवाद के विषय में मुझे केवल यह कहना है कि मैं शब्दानुवाद करने के फेर में नहीं पड़ता,
भावों को ही मैंने प्रधानता दी है। लेकिन काव्यानुवाद में मूल के भावों के साथ साथ लय तथा संगीतात्मकता को भी लाना आवश्यक है। तो ये छंदोबद्ध रचना है। इसके अंतर्गत अगर जब हम बात करेंगे, काव्यानुवाद के अंतर्गत हम बात करेंगे, तो काव्यानुवाद करते समय इसे कठिन कार्य इसलिए माना गया है क्योंकि इसकी अपनी एक समस्याएं हैं काव्यानुवाद की। तो क्योंकि काव्यानुवाद की समस्याएं क्या है कि काव्यानुवाद करते समय शब्द विषय आग्रह को ध्यान में रखा जाता है, छंद विषय आग्रह को ध्यान में रखा जाता है, शैली विषय आग्रह को ध्यान में रखा जाता है, अलंकार विषय और काव्य बिंब विषय, जो पद्य में इन सारी चीज़ें आती हैं, इन सारी चीज़ों को यथावह एक भाषा में दूसरी भाषा में ले जाते समय बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अनुवादक को उस कविताओं का भाव भी समझना है, लेकिन जब शब्द विषयक कोई बात आती है, कोई शब्द आ जाते हैं, उन शब्दों के मूल तक जाकर उसकी जगह पर कौन से शब्दों का चयन करना चाहिए जो मूल रचना का भाव प्रकट कर सके, उसकी तरफ भी अनुवादक को ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम शब्द विषयक अगर हम बात करेंगे, शब्द विषयक आग्रह के अंतर्गत किसी भी अनुवादक की परीक्षा करते समय परीक्षक सबसे पहले मूल कवि के साथ उसे परखते हैं। तो हमने अनुवाद कोई चीज़ की है और इस अनुवाद को अगर जब परखने की बात आती है तो परखने वाला क्या करता है, तो सबसे पहले उसकी तुलना जो है मूल रचना से करता है। किसी शब्द अथवा वाक्यांश को अनुवाद में छोड़ दिया गया है या जोड़ दिया गया है तो उस बात की तरफ परीक्षक का ध्यान रहता है, और कोई जोड़ा या घटाया गया है तो ये अनुवादक के लिए ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। काव्य में शास्त्र की भांति केवल अर्थ भारवाही नहीं होता, वह तो अर्थवान होने के साथ साथ उससे कहीं अधिक एक अमूर्त शव का प्रतीक होता है। इतना ही नहीं, शब्द रस परिपाक का प्रधान साधन भी होता है। ऐसी दशा में यह संभव नहीं है कि किसी एक भाषा के शब्द विशेष द्वारा अभिव्यक्त बात किसी दूसरी भाषा के शब्द द्वारा यथावह कही जा सके। इसलिए काव्यानुवाद मूल शब्द में निहित अर्थभाव, संगीत अथवा रसगत सौंदर्य का आत्मसात करके ही किया जाना चाहिए। तो जो शब्द मूल भाषा में लिखे गए हैं, रखे गए हैं, ज़रूरी नहीं कविता में वही शब्द का अर्थ, शब्दगत अर्थ या उसी शब्द का प्रतिशब्द दूसरी भाषा का, लक्ष्य भाषा का रखने से वो मूल भाव प्रेषित होगा, ये कहना यह होगा, ऐसा कहना क्या होगा, साहस का काम होगा। क्योंकि उसकी अपनी एक लय है, उसकी अपनी एक ताल है, छंद है, उन सारी बातों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर उदाहरण के लिए मैं शेक्सपियर के मैकबेथ जो उनका नाटक है उसकी एक बात करता हूँ। उसमें एक जगह पर जो है लेडी मैकबेथ को लेकर उनके डॉक्टर कहते हैं कि वो बीमार है, तो उनकी डॉक्टर कहते हैं कि मोर नीड्स शी द डिवाइन दैन द फिजिशियन। एक वाक्य है जो डॉक्टर मैकबेथ को कहता है कि आपकी पत्नी जो बीमार है उसके लिए वो वाक्य कहता है। तो इसके जो अर्थ निकलते हैं, जैसे कि मैंने एक मशीनी अनुवाद भी सुबह कर देखा, तो मशीनी अनुवाद के अंतर्गत उसका अर्थ होता है उसे चिकित्सक से अधिक परमात्मा की आवश्यकता है। उसके और एक अनुवाद बने हैं, उसमें से पहला अनुवाद मैं आपको बताता हूं ताकि आप समझ सकें कि शब्दगत विषयक आग्रह में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। उन्हें किसी महात्मा या संत की आवश्यकता है, डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। यह एक सफल अनुवाद है, मतलब जिस प्रकार से अनुवाद करना चाहिए, जैसे कि मोर नीड्स शी द डिवाइन दैन द फिजिशियन, इसका जो सफल अनुवाद अगर हम कहेंगे कि शाब्दिक अनुवाद कि उन्हें किसी महात्मा या संत की आवश्यकता है, डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर सकता। लेकिन जब काव्यानुवाद के अंतर्गत बात आ जाती है, उसकी भावनाओं को पकड़ने की बात आती है, तो यहाँ पर और एक अनुवाद मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं तो खाली तन का रोग मिटा सकता हूँ, इन्हें चाहिए मन का मैल छुड़ाने वाला। ये अगर हम काव्यानुवाद के अंतर्गत, मतलब जो बात लेखक उस नाटक के अंतर्गत
डॉक्टर के माध्यम से कहना चाहता है वो लेडी मैकबेथ के बीमारी को लेकर कि इनकी बीमारी शारीरिक नहीं है, इनकी बीमारी मानसिक है। तो इनके मैल को दूर करने वाला कोई चाहिए। इसे डॉक्टर तो सिर्फ क्या कर सकता है कि तन की बीमारी को दूर कर सकता है। तो ये मूल भाव समझकर फिर उसके अंतर्गत जब हम अनुवाद करने बैठ जाएं तो हमें सिर्फ शब्दगत अर्थ न रखते हुए कवि या लेखक क्या कहना चाहता है उसकी भावों की तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और तब जाकर फिर वो अनुवाद हमारा सही ढंग का बन पाएगा। मतलब एक भाषा की सामग्री को यथासंभव दूसरी भाषा में लाना, जो अनुवाद की परिभाषा है उसके अंतर्गत हम उस कसौटी में हम फिर खरे उतर सकते हैं। और एक बात है, क्योंकि हम शब्दगत बात कर सकते हैं कि एक शब्द की अनेक अगर जब हम कोई एक शब्द लेते हैं और डिक्शनरी में हम उसे ढूंढने लगते हैं तो एक शब्द का बहुत सारे अर्थ आने लगते हैं। अगर जब हम अंग्रेज़ी का एक शब्द वर्ड की बात करेंगे तो इसका हिंदी में जब हम उसका प्रतिशब्द ढूंढने के लिए जाएंगे तो हम जगत, विश्व, संसार, दुनिया, जहाँ, और ये जो शब्द हैं ये प्रतिशब्द के रूप में वर्ड के लिए आए हैं। लेकिन जगत की अपनी परिभाषा है, विश्व की अपनी परिभाषा है, संसार की अपनी परिभाषा है, दुनिया की अपनी परिभाषा है, जहाँ की अपनी परिभाषा है, और ये शब्द अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। फिर चाहे वो सांस्कृतिक होगी, सामाजिक होगी, इन विशेषताओं के साथ वो शब्द आते हैं। तो जिस भाषा की सामग्री को हम दूसरी भाषा में ले जाना रहे हैं और प्रतिशब्द के रूप में अगर जब हम इनमें से किसी एक शब्द का चयन करते हैं तो वो जो उसकी जो विशेषता है, अर्थगत विशेषताएं हैं, उस अर्थगत विशेषता के साथ वो बात मेल खाती है या नहीं, इस तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। फिर इनमें से भले 5-6 शब्दों में से फिर उचित शब्द का चयन हमें करना चाहिए। दूसरा जो उसी तरह से लव शब्द है, जिसके लिए प्रेम, प्यार, स्नेह, ममता, इश्क, मोहब्बत वगैरह वगैरह शब्द हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि हर शब्द के साथ उसकी एक व्याख्या जुड़ी है, उसके पीछे कहानी जुड़ी हुई है। उस शब्द को लेकर क्यों आ जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हम अगर जो मोहब्बत की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, तो उसके लिए इश्क है, आशिकी वगैरह 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 शब्द हैं। प्रेम है, अनुराग है, ममता है, स्नेह है। तो स्नेह का अर्थ अलग निकलेगा, ममता का अर्थ अलग निकलेगा, मोहब्बत का नाम अलग निकलेगा। उसी प्रकार से इश्क का अर्थ अलग निकलेगा और आशिकी का अर्थ अलग निकलेगा, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी विशेषताएं। उदाहरण के तौर पर अगर जो मैं एक आशिकी शब्द की परिभाषा आपके सामने रखना चाहता हूँ। आशिकी शब्द किस लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो प्रेम करते हैं, प्रेम को लेकर आशिकी शब्द की इस्तेमाल किया जाता है, और उससे जुड़ा हुआ जो प्रेम करने वाला है उसे आशिक के रूप में लिया जाता है। तो अगर हम हर प्रेमी के लिए आशिक शब्द का इस्तेमाल करने लगेंगे तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि आशिक का अर्थ वो होता है जो अपने प्रेम को बड़ा करने के लिए या अपने प्रेम को जीवित रखने के लिए अपने आप को मारने वाला या अपने आप को पीछे धकेलने वाला या अपने आप को ख़त्म करने वाला इंसान, वो उससे जुड़ा हुआ उसका अर्थ आशिक निकलता है। फिर जब इस प्रकार का कोई कैरेक्टर या इस प्रकार की प्रेम भावना जब जहाँ पर आएगी तो वहाँ पर वो आशिक या आशिकी शब्द सटीक बैठ जाएगा। तो इश्क के लिए, प्रेम के लिए, मोहब्बत के लिए हर एक शब्द की अपनी अपनी क्या है, विशेषता है। विशेषता के अर्थ है, उस अर्थ के अनुरूप हमें वो शब्द वहाँ पर चयन करना पड़ेगा। तो कविता में ये बहुत इस बात की तरफ ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब हम काव्यानुवाद करें तो शब्द विषयक आग्रह जो है उसकी तरफ हमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा। दूसरी जो समस्या है काव्यानुवाद के अंतर्गत है वो छंद विषयक आग्रह है, क्योंकि कविता छंदोबद्ध होती है, छंद उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन छंदानुवाद एक समस्या है। काव्यानुवाद करने में छंदानुवाद एक समस्या मानी गई है अपने आप में, क्योंकि सहज प्रतिभा और अभ्यास के अभाव से हर अनुवादक छंद में अनुवाद नहीं कर पाता। तो उसके लिए सबसे बहुत ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरी है कि प्रतिभा चाहिए और अभ्यास चाहिए। बिना प्रतिभा के, बिना अभ्यास के छंद
का अनुवाद, छंद के रूप में कविता का अनुवाद कर ही नहीं पाएगा। एक और दूसरी एक समस्या उसमें है, एक भाषा के छंद दूसरी भाषा में प्राय होते हैं, नहीं होते, अनुपस्थित होते हैं। तो इसको लेकर भी बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके लिए छंदानुवाद की चर्चा करते हुए अवधेश मोहन गुप्त लिखते हैं, छंदानुवाद करना अपने आप में ही एक समस्या है, क्योंकि सहज प्रतिभा और अभ्यास के अभाव से हर अनुवादक छंद में अनुवाद नहीं कर पाता। एक भाषा के छंद दूसरी भाषा में प्राय अनुपस्थित होते हैं। यदि मूल छंद को लक्ष्य भाषा में उतार लिया जाए तो भी मूल छंद का जो प्रभाव स्रोत भाषी पर पड़ता है उसे अनुवाद में किसी भी तरह लक्ष्य भाषी पर नहीं डाला जा सकता। यानी मूल भाषा में जो प्रभाव पड़ने वाला है उस भाषी पर वैसा ही प्रभाव लक्ष्य भाषी पर पड़ेगा, यह कहना सही नहीं होगा, या उस तरह से प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एक छंद विषयक आग्रह है। इसीलिए बहुत सारे लोग काव्यानुवाद करते समय सिर्फ भावों को ध्यान में रखते हैं, छंद, शैली, अलंकार की तरफ ध्यान नहीं रखते। वर्तमान दौर की अगर जो बात करेंगे तो एक तो काव्यानुवाद करने वालों की संख्या कम ही है, और उसमें भी काव्यानुवाद करने वाले ये छंद विषयक, शैली विषयक, अलंकार विषयक जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसका भावानुवाद करने की तरफ ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे कि अभी हरिवंश राय बच्चन जी की हमने एक बात कही थी कि वो भावानुवाद की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं शब्दानुवाद के बदले। तीसरी जो उसके अंतर्गत जो बात है वो है शैली विषयक है। हर एक की शैली अलग अलग होती है। समीक्षकों के विचार से अनुवाद में मूल कृति की शैलीगत विशेषताओं का भी पूर्णतः समावेश होना चाहिए। ऐसे कौन मानते हैं? समीक्षक मानते हैं, जो उस अनुवाद का परीक्षण करने वाले हैं। वो कहते हैं कि जो मूल रचना में जिस शैली का प्रयोग किया गया है वैसी ही शैली अनुवाद में होनी चाहिए। और उत्कृष्ट काव्य में अनेक व्यक्तिगत वास्तविकता यह है कि प्रत्येक कवि की अपनी एक विशेषता होती है, अपनी एक शैली होती है, और जो सबसे महत्वपूर्ण और बेहतरीन काव्य होता है उसकी तो उस काव्य में अनेक व्यक्तिगत विशेषताओं का समावेश होता है, जिसका यथार्थ प्रतिरूप अन्य भाषा में तो क्या मूल भाषा में भी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो अगर हम कामायनी की बात करें, कामायनी में जिस शैली का प्रयोग किया गया है या जिस विशेषताओं का प्रयोग किया गया है वो अनेक विशेषताएं अपने आप में समेटे हुए हैं। तो वही अगर जब कोई हिंदी भाषी भी कामायनी को लिखने बैठ जाएं तो वो मूल भाव उसी तरह से अपनी रचना में लाएगा, ये कहना क्या नहीं है, यह असंभव है, ऐसा मानना है। अनुवादक उन सभी विशेषताओं को अपने अनुवाद में प्रस्तुत करने की क्षमता नहीं रखता या दावा नहीं कर सकते, फिर भी भाषांतरण या रूपांतरण में अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ते। तो इस समय अनुवादक क्या करता है? रूपांतरण के माध्यम से और भाषांतरण के माध्यम से उस मूल रचना के करीब जाने का, उस मूल रचना के समीप जाने का काम करता है। तो यहाँ पर और ये एक समस्या है काव्यानुवाद में कि छंद विषयक समस्या है, तो दूसरी ये शैली विषयक समस्या है। तीसरी अगर जब हम काव्यानुवाद में बात करेंगे तो अलंकार विषयक समस्या है। काव्य की भाषा प्राय अलंकार प्रदान होती है, किंतु एक भाषा के अलंकारों को दूसरी भाषा में ठीक ठीक उतारना कठिन है और कभी कभी तो असंभव भी हो जाता है। शब्दालंकार का अनुवाद तो कभी कभी संभव हो सकता है, लेकिन अर्थानुवाद का अलंकार करना असंभव होता है। तो एक भाषा के अलंकार दूसरे भाषा में लाना ये कठिन काम है। यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ ताकि हम समझ सकें। एक शब्द है, वह उल्लू है। उल्लू हमारे यहाँ पर मूर्खता का प्रतीक है, किंतु इसका जब हम अंग्रेज़ी में अनुवाद करेंगे तो उल्लू के स्थान पर हम ओल के रूप में उसे क्या नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, क्योंकि अंग्रेज़ी भाषा में उल्लू को बुद्धिमान माना जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। प्रत्येक भाषा का कालखंड, सांस्कृतिक रूढ़ियाँ, परंपरा आदि अलग अलग होते हैं और अलंकार के निर्माण में उनका सहयोग होता है। इसीलिए अलंकारिक
अनुवाद करते समय ये समस्या आ जाती है। जैसे कि अभी मैंने कहा, यहाँ पर उल्लू की जगह पर हम ओल शब्द जैसे के तैसे प्रतिशब्द के रूप में नहीं रख सकते, तो शायद यहाँ पर हम डोल्ट शब्द रख सकते हैं, जिसका अर्थ जो है वो उल्लू के जैसा ही ध्वनित होता है। तो हमें इन बातों की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा है काव्य बिंब। अनुवादक की एक समस्या, काव्यानुवाद की एक समस्या है, बिंबों के अनुवाद की है। प्रत्येक भाषा के प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ बिंब होता है, जो सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित होता है। तो हम अनुवाद करते समय या अनुवाद की जब शुरू की जो आपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखा होगा, तो हर शब्द अपने साथ भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के साथ उस शब्द अपने अंदर उन सारी चीज़ों को समाये होता है। तो जो हर शब्द का जो बिंब भी होता है, उस बिंब के अंतर्गत वहाँ की सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक पृष्ठभूमि का संबंध रहता है। दूसरी भाषा का उसी समानार्थी शब्द उस पृष्ठभूमि में लाना या जैसे के तैसे करना वो संभव नहीं आता। उदाहरणार्थ, किसी अंग्रेजी कवि की कविता में प्रयुक्त स्प्रिंग शब्द का ठीक प्रतिशब्द हिंदी में वसंत इसलिए नहीं हो सकता कि अंग्रेजी भाषा के मन में स्प्रिंग शब्द में इंग्लैंड स्प्रिंग का चित्र है, जो भारतीय वसंत के चित्र से सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। वहाँ के वातावरण विशेष की का चित्रण अलग है, यहाँ के वातावरण विशेष का चित्रण अलग है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, काव्यानुवाद की तरफ जाते समय इन चीज़ों की तरफ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैंने शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ काव्यानुवाद की बात इसलिए की क्योंकि यही जो साहित्यिक अनुवाद के अंतर्गत जो सबसे कठिन काम माना जाता है वो काव्यानुवाद है। इसीलिए काव्यानुवाद करते समय इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम आगे अब बढ़ते हैं। हम लोग अनुवाद करते समय, काव्यानुवाद ही नहीं, अनुवाद करते समय हम इन बातों की तरफ हमारी एक भूल हो जाती है कि मूल भाषा जो है कि जब हम साहित्यिक रचना को स्रोत भाषा में ले जाते हैं, क्योंकि हम अगर एक भाषा की जानकार हैं, दूसरी भाषा की भी जानकार हैं, लेकिन मूल रचना की बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारी समझ में नहीं आती या हम उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते, तो ज़रूरी है जो मूल भाषा है उस भाषा के विशेषज्ञों के पास हम उन समस्याओं को लेकर जाएं, जिन समस्याओं का या जिन वाक्यों का या जिस अर्थ का हमारे सामने वो अर्थ पूरी तरह से पूरी शिद्दत के साथ उभर कर सामने नहीं आ रहा, या हम जो चाहते हैं या मूल रचनाकार जो चाहता है उसी तरह से अगर अनुवाद में वो बात नहीं आती, तो हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि मूल भाषा के विशेषज्ञ के पास जाकर उस बात की तह तक जाने के लिए। और अगर ये समझ लो मूल भाषी भी उस समस्याओं को हल नहीं कर पाता, और अगर जरा मूल रचनाकार हैं तो हमें मूल रचनाकार से भी अगर जब हम बात कर लें कि वो क्या कहना चाहते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में कहना चाहते हैं, तब इस प्रकार के ये जो सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर कोई बातें जो या शब्द रखे जाते हैं, उस शब्दों को समझना हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो अनुवाद करते समय इन बातों की तरफ कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए कि मूल भाषी जो विद्वान हैं उनके पास जहाँ पर हम अटक जाते हैं, जहाँ पर हमें कठिनाइयाँ महसूस हो जाती हैं, उनके पास जाकर उस चीज़ का चर्चा करें, उसे खोलने का प्रयास करें, या अगर जो मूल रचनाकार जीवित है तो उससे उस संदर्भ में बात कर उस मूल भाव को समझने का प्रयास करें, ताकि मूल भाव के साथ कहीं भी छेड़खानी न हो जाए। तो ये बात आप लोग ध्यान में रख सकते हैं अनुवाद करते समय।